हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हम एसएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर पिछले साल में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कराते हैं पूरा डिटेल के साथ में। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर मैंने ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन लिया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी है। और इस क्वेश्चन को मैंने लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से सोल्व कराऊंगा इसे, बिल्कुल डिटेल में जा करके डीपली इसको एक एक चीज इसके समझेंगे, एक एक चीज की पता करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे बाद में। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, एक तो ये वर्ड यहाँ पर आया, जरा इसको ध्यान रखिएगा। टू सिमिलर ट्राइंगल इन द रेशो, देन फाइंड द रेशो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ दोज ट्राइंगल। ठीक है, मतलब इसने क्या कहा है, इसने ना दो सिमिलर ट्राइंगल लिए हैं, उनका जो एरिया का जो रेशो है वो दिया गया है यहाँ पर, और पूछा गया क्या है कि जो उससे रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी तो उनका रेशो क्या होगा। इसने यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझते हैं, सिमिलर ट्रायंगल क्या चीज होती है, कैसे वर्क करती है, उसे हम पूरा डिटेल में समझते हैं। तो अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल की बात करूं, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, एक मिनट जी। तो सिमिलर ट्रायंगल बेसिकली क्या होता है, टू ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर इफ their corresponding angles are equal and their corresponding side are in the same ratio या फिर proportional। तो भाई कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे कब, जब उनके जो एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या मतलब होता है मैं भी आपको बताऊंगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी सेम रेशियो में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या सोचते हैं कि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है, नहीं। यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होता है, ध्यान रखना इस बात को आप। ठीक है जी बात। सिमिलर ट्रायंगल के केस में, यानी समरूप त्रिभुज से समान त्रिभुज या समरूप त्रिभुज हिंदी में जैसे कहते हैं, इस केस में दो दो कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। पहली है कि उनके सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, दूसरी बात उनकी जो साइड्स है, कोरस्पॉन्डिंग साइड है, वो सेम रेशो में होनी चाहिए। ठीक है जी बात। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट में भी समझाया है आपको कि जो अगर दो ट्रायंगल के एंगल इक्वल हो और उनकी साइड जो रेशियो है वो इक्वल हो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, तो वो एंगल कैसा बन जाएगा, वो ट्रायंगल कैसे बन जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है जी बात। अब देखिए, अब इसकी हम जरा इसको एनालाइज करते हैं डिटेल में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड से मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए, मैं प्रॉपर्टी मैंने ली है, इसी के साथ में से समझाता हूँ। देखिए, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ना एक ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल ले लिया है मैंने, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, कोई बात नहीं। ए बी सी, मैंने इस ट्राइंगल का नाम लिया है। दूसरा ट्राइंगल भाई हमारा ये आएगा, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इसको, और इसका नाम हमने ट्राइंगल का दिया है डी ई एफ। ट्राइंगल डी ई और एफ, ये हमने दूसरा ट्राइंगल लिया है। अब देखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसमें क्या क्या चीज होगी। देखो भाई, इसका ये एंगल, एंगल ए ये वाला, ठीक, और इसका ये वाला एंगल, ये इक्वल है, इक्वल हो गया। अगर ये सिमिलर है ना दोनों ट्रायंगल, तो ये एंगल, ये एंगल ए एंगल डी के इक्वल, ऐसे ही एंगल बी एंगल ए के इक्वल होगा। इसी तरीके से जो एंगल सी है वो एंगल एफ के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल एफ। अच्छा, इसमें एक सोचने वाली बात है कि ऐसा ये जरूरी नहीं है कि भाई आप यहाँ ऊपर वाला ये एंगल लिया तो ये वाला भी है ना, भाई ये इसके भी इक्वल हो सकता है ना। फिर उसके हिसाब से फिर ये दूसरे के किसी एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है मतलब ये ऊपर वाला है तो ऊपर वाले के इक्वल रहेगा, तो ये इसके इक्वल भी हो सकता है, ये इसके इक्वल भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना किसी तरीके से तीनों एंगल इक्वल हो गए, मतलब इस ट्राइंगल के जो तीन एंगल है, ये तीन एंगल इस ट्राइंगल के किसी भी तीन एंगल के साथ आपस में इक्वल रहेगा। मतलब ये इसके साथ भी हो सकता है, या फिर इसके साथ ना होकर के ये इसके साथ हो सकता है, या इसके साथ ना होकर के इसके साथ हो सकता है। ठीक है ना बात। तो यहाँ पर अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो भाई साहब उसके अंदर उसके जो तीनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी इक्वल हो गए, जो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। ठीक है, प्रूफ नहीं मतलब बताया है मैंने। अब हम बात करें कॉरस्पॉन्डिंग साइड की। अब यहाँ पे ध्यान से देखियो आप, ये थोड़ा सा समझने का है, इस पर मैं थोड़ा सा देखो, यहाँ पर क्या सीन है। आप यहाँ पर देखो, ये एंगल ए एंगल डी के इक्वल आ गया ना, ठीक।
अब मुझे आप एक बात बताइए, इस एंगल ए के सामने कौन सी साइड है? BC। ठीक है जी, यहाँ लिख दो आप। और क्योंकि आपका ये एंगल आपने इसके को लिया था D का, इसके सामने वाली साइड कौन सी है भाई? EF। तो इनका जो रेशियो है, ठीक है जी बात, इज इक्वल टू, अब ये एंगल B जो था, ये एंगल B एंगल E के इक्वल था। एंगल B के सामने वाली साइड कौन सी है? AC। और एंगल E के सामने वाली साइड क्या है? DF। बहुत ध्यान से लेना है आपको, ठीक है जी बात, इज इक्वल टू, अब एंगल C जो था वो एंगल F के इक्वल था। एंगल C एंगल F के इक्वल था ये। तो एंगल C के सामने वाली साइड कौन सी है? AB है। और एंगल F के सामने वाली साइड कौन सी है? DE है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं AB अपॉन DE ये वाली साइड आ गई, और BC अपॉन EF ये वाली साइड आ गई, और AC अपॉन DF ये वाली। तो यहाँ पर आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ये जो कोरस्पोंडिंग साइड का मतलब था ना, इसको थोड़ा अच्छे से आपको समझ लेना है भाई। ये जो एंगल था ना, एंगल ए, ये एंगल डी के अगर इक्वल था ना, तो इसके सामने की जो साइड है ये वाली यानी कि, और जो इसके सामने की साइड है ये वाली, इनका रेशो अब बराबर होना चाहिए इस रूल के मुताबिक। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई रेशो तुम इसका इसके बराबर ले लोगे, मतलब रेशो तो ले सकते हैं, मतलब कहने का मेरा ये है कि आपने अगर ये वाली साइड लिया है तो इसके, क्योंकि इसके सामने वाली जो एंगल था ना वो इस एंगल के बराबर था, तो अब इसके सामने वाली जो साइड है ना उसका रेशो ही बराबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ वाली साइड का रेशो यहाँ वाली साइड के रेशो करना, ऐसा नहीं करना। जो एंगल आपने बराबर लिए ना उनके सामने वाली जो साइड्स है उनका रेशो इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गई दूसरी इसकी प्रॉपर्टी कोरोस्पोंडिंग, सॉरी उसके सिमिलर ट्रायंगल की। ठीक है जी बात। अब हम, अच्छा इसमें, हाँ इसमें पिछले से काट देते हैं, उसके बाद अब देखिए इसे। देखो नंबर 1 प्रॉपर्टी हमने समझी, नंबर 2 समझ लिया, नंबर 3 देखो रेशो ऑफ एरियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारा ऊपर क्वेश्चन आया है वो इसी प्रॉपर्टी के बेस पर आया है भाई। ठीक है जी बात। ये जितनी भी आपको मैं चीजें सिखा रहा हूँ ना, ध्यान रखना, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है जी बात। तो भाई अगर हम हमारे से कोई बात करे कि भाई ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है जी बात, और ये मेरे पास दूसरा ट्रायंगल है DEF, और आपने कहा कि जी साहब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो भाई अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो तो मैंने बताया था कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगी, बिल्कुल होगी जी, कोरस्पोंडिंग साइड सेम प्रोपोर्शन सेम उसमें होगी, मतलब रेशो में। ठीक है जी, हो गई। अब इसमें एक और कंडीशन फुलफिल करती है कि जो दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं ना, उनका जो एरिया होता है, उनका जो एरिया होता है, जो एरिया, उनके जो एरिया का रेशियो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है जी बात, और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो इनका जो रेशियो है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का जो रेशियो है और इस वाले जो ट्रायंगल का रेशियो है, ये पता किसके बराबर होगा? ये होगा कोरोस्पोंडिंग जो साइड है ना उनकी, जो हमारी कोरोस्पोंडिंग साइड थी, यानी जो सेम प्रोपोर्शन में थी, उनके स्क्वायर के, उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर। मतलब देखो भाई, ये एंगल इसके इक्वल लिया था ना हमने, और इसके सामने वाली साइड हमने ये ली थी BC, और इसके सामने वाली साइड हमने EF ली थी। तो पता है ये किस एरिया किसके बराबर होगा? ये BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर। तो मतलब दोनों का स्क्वायर एक जगह कर दो, तो ये जो उनका एरिया होगा ना दो सिमिलर ट्रायंगल का, वो इक्वल होगा इनकी कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के। अब मतलब इसमें ये सिर्फ यही साइड नहीं आती, इसके अंदर ये भी आ सकती है दो, ये वाली है ना, क्योंकि हमने देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल लिया था ना, तो उसके सामने वाली साइड का रेशियो ऐसे ही तीनों, ठीक है ना। तो उसमें तीनों की तीनों साइड का जो रेशियो का स्क्वायर है ना, वो इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और DEF के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि इसी के बेस पे हम ये ऊपर अपना जो क्वेश्चन है ना उसे सोल्व करेंगे, बट उससे पहले पहले इसको पूरा अच्छे तरीके से हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, उसके बाद नई बात क्या लिखी है? रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स, रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड। तो आप ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में कभी भी ये भी पूछा जा सकता है कि भाई दो ट्राइंगल है, ठीक है भाई साहब, दो ट्राइंगल है ABC और DEF, ABC और DEF, और भाई साहब ये दोनों जो ट्राइंगल है इनके पेरीमीटर का रेशियो बताओ। तो पेरीमीटर का जो रेशियो होगा ना, ध्यान रखियो इनके जो पेरीमीटर, अच्छा पहले बात तो पेरीमीटर क्या होता है भाई? देखो पेरीमीटर आपने पता होगा, जितनी भी कोई भी शेप होती है ना, उसकी जो साइड होती है उन सबको ऐड कर दो, उसका पेरीमीटर आ जाएगा निकल करके। ठीक है जी बात। तो इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा और इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा, इनका जो रेशियो होगा ना,
वो किसके इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मल सा आएगा। ठीक है जी बात। तो जो पेरीमीटर की अगर हमारे से कोई बात करेगा तो भाई उस इन दो सिमिलर ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा पेरीमीटर का रेशियो सिमिलर ट्रायंगल के। ठीक है जी बात। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं। तो अच्छा, इसमें अब एक चीज हो रहा है, देखो अब मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको आज पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, देखो पूरा अच्छे करके। देखो ये कोई दो ट्रायंगल है, ये एबीसी है ट्रायंगल, ये डी है। मैंने कहा कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, आपने कहा जी ठीक है सिमिलर है, बट सिमिलर के लिए कंडीशन क्या होती है भाई, तीनों के तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए और तीनों के तीनों जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है भाई उनके रेशो भी इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर के दो ट्रायंगल ये सिमिलर बनेंगे। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि तीनों एंगल इक्वल हो जाए तभी जाकर के काम चलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब मेरा कहने का क्या है, इसे समझते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अब मैंने यहाँ पर लिया कि देखो ए रूल, ए रूल के अंदर क्या होगा, टू एंगल्स ऑफ द वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। देखो मतलब आपने अगर पता क्या किया, आपने लिया ये दो एंगल ले लिया आपने, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल आ गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। ठीक, अब आपने अगर ये प्रूफ कर दिया ना कि ये एंगल है एंगल डी के इक्वल है और एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, तो पता अब क्या होगा, बाकी आपको चीजें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी दो ट्राइंगल की दो एंगल आपस में इक्वल आ जाए तो वो ट्राइंगल दोनों के दोनों सिमिलर बन जाते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली उसका तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी ना उनके रेशियो भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। मतलब कहीं पर अगर आपको कहा, आपसे अगर मैंने पूछा भाई ये दो ट्राइंगल है कि बताओ भाई साहब इनका जो है, इनको जो है आप कैसे दिखाओगे कि ये दोनों सिमिलर है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप इसके दो एंगल इक्वल दिखा दो, एक तो ये वाला और एक इनका ये वाला, और बस और कुछ नहीं करना आपने। जहां दो ट्राइंगल के आपने दो एंगल इक्वल दिखा दिया ना आपस में, दूसरे ट्रायंगल के दूसरे एंगल के दो, तो ऑटोमेटिकली वे सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली, वो सिमिलर ट्रायंगल। तो इसमें आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि आप सारे तीनों के तीनों एंगल इक्वल प्रूफ करेंगे और उनकी साइड का रेशियो सेम मिलेगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल ले लिए तो वो दो जो ट्रायंगल है वह ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर होने का मतलब उसका जो तीसरा एंगल था वो भी इक्वल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसके जो तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड थी उनका रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी बात। तो ये इस तरीके से हमने इस प्रॉपर्टी को समझा। अब उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिपल एस प्रॉपर्टी, साइड साइड साइड। मतलब कि आपने ना दो ट्रायंगल लिए, आपने ना दो ट्रायंगल लिए ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ। तो अगर आपने पहली तो चीज मैंने क्या बताया, अगर आपने दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया तो वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो ट्राइंगल की तीन साइड है, तीन साइड है यानी कि ये वाली साइड ए बी डी ई के साथ में सेम रेशो में हो, मतलब इन तीनों साइडों का जो रेशो हो ना, दो ट्राइंगल ले लिया आपने और उन दो ट्राइंगल की तीनों जो साइड है कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनको आपने अगर रेशो लिया, अगर वो रेशो सेम आ गया, बड़े एंगल इक्वल ना हो, तब भी वो दो जो ट्राइंगल होते हैं ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएंगे, मतलब उसके तीनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें जरूरी नहीं है कि जी मतलब देखो अगर ये वाली प्रॉपर्टी लग गई मतलब दो एंगल इक्वल हो गए तब भी सिमिलर बन जाएंगे, और अगर तीन जो साइड्स है उनका रेशियो इक्वल आ गया तब भी दो ट्रायंगल सिमिलर बन जाएंगे। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और होती है एस ए एस। एस ए एस से क्या मतलब है, एस एस से मतलब होगा कि मान लो दो दो ही यहाँ पर मैंने साइड ले ली, दो सॉरी दो ट्रायंगल ले लिए ए बी सी और मैंने जो है दूसरा ट्रायंगल ले डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक है जी बात। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो मान के चलो इसमें क्या क्या, टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड द एंगल बिटवीन देम इज इक्वल। मतलब भाई ये ए बी एक साइड है और डी ई एक दूसरी साइड है, इसका रेशियो ले लो ए बी और डी ई, ठीक है। और दूसरा कौन सी साइड, ए सी और ये डी एफ,
ठीक है जी। अगर इनका रेशियो इक्वल है, अगर इनका रेशियो इक्वल है, साथ ही साथ इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला और ये वाला, अगर ये इक्वल है, अगर ऐसा हो गया, मतलब सारे एंगल इक्वल की बात नहीं कर रहे ना, हम सारी साइडों के रेशो के इक्वल होने की बात करें। अगर हमने ये भी प्रॉपर्टी प्रूफ करा दी ना कि भाई दो साइडों के रेशो और उनके बीच का, जो उनके बीच का, इस वाले एंगल की बात नहीं हम कर रहे, हम बात कर रहे हैं इनके बीच का एंगल है, जो दो साइडों का जो रेशो इक्वल है ना, उनके बीच का जो एंगल है, अगर वो इक्वल हो गया तो भी वो दो ट्राइंगल हो गए वो सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों प्रॉपर्टी सिखाई है। अब इसमें आगे देखते हैं और क्या बच रहा है। वैसे तो इसमें हमने, हाँ, उसके बाद तो ये रूल खैर ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब हम जो हमारा ये क्वेश्चन था, अब हम इसे सोल्व करके बहुत ही आसानी से देखिए, यहाँ पर इसने क्वेश्चन में कहा है कि इफ इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, इसने कह दिया भाई ट्रायंगल सिमिलर है। अच्छा जी, उनका जो एरिया का रेशो है, भाई एरिया A1 मान लो आप, इसका एरिया A2 मान लो, पहले ट्रायंगल का एरिया A1, दूसरे का A2 मान लो, और उनका जो एरिया दिया है 121/225 दिया हुआ है। ठीक है जी बात। अब देखो इसने ये एरिया दिया हुआ है, उसने क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दोस ट्राइंगल। मतलब अब इन दो ट्राइंगल का जो साइड का रेशियो है वो निकालना पड़ेगा आपको। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखो अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला देखना चाहे तो मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। ये मैंने फॉर्मूला आपको अभी बताया था नीचे, ये देखो, रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसमें अब मैं यहाँ पर देखिए सोल्व कैसे करूँगा। तो आपको ये बात पता था कि ये जो रेशो ऑफ एरियाज होता है ये किसके इक्वल होता है, जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो हमें पता नहीं है, हमने ना कुछ मान रखी है, तो एक काम करते हैं कुछ भी मान लेते हैं। मान लो इसे ए बी मान लो, दूसरे वाले की साइड मान के चलो कोई डी एफ होगी, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो मानने की भी जरूरत नहीं है। लेना चाहो आप ऐसे ट्रायंगल ले सकते हो, ए बी सी आपने ट्रायंगल ले लिया है, चलो ले ही लेते हैं, फिर कभी उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जा। एक ये है डी ई एफ, सॉरी, डी ई एफ, तो मान के चलो भाई ये ए बी हैगा और ये डी एफ है ना। तो हमने ये वाली साइड का जो है ना, इस ट्राइंगल के दो एरिया का रेशो हमने इसके इक्वल ले लिया। ठीक है ना बात। अब देखो हमें यहाँ से क्या मिल गया, इसका मतलब ए बी का अपॉन डी एफ, इनका जो स्क्वायर है किसके इक्वल है, 121/225। अब आपको ए बी अपॉन डी एफ निकालना, तो क्या लेके दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लीजिए, इससे कट जाएगा। 121 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो साइड का जो रेशो निकल करके कितना आ गया, क्योंकि इससे कट जाएगा ना, तो ए बी अपॉन डी एफ यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो कितना आ गया, 11/15 आ गया, यानी कि 11/15 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। थैंक यू।